मैं तो ये मानता हूँ कि शेखावाटी में अगर राजनीतिक समझ कोई रखता है कोई राजनेता, तो उनमें सबसे ऊपर नाम राठौड़ साहब का है। झुंझुनू के युवा नेता बबलू जी चौधरी मेरे साथ हैं। बबलू जी, आपने 2016 के अंदर एकदम से राजनीति के अंदर एंट्री करी। पहले तो आपने झुंझुनू के अंदर जो वहाँ का जो नगर परिषद के चुनाव है वहाँ पे आपने काफ़ी उलटफेर कर दी। उसके बाद जस्ट आगे आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, एमएलए का, विधायक का। उसके अंदर आप 30,000 वोट निर्दलीय रह के ले आए। तो ऐसा क्या मतलब चमत्कार कर दिया आपने? देखिए, जमीनी हकीकत ये थी कि झुंझुनू विधानसभा में जन्मा हुआ, झुंझुनू विधानसभा का कोई भी आज तक विधानसभा में नहीं पहुंचा, न टिकटें विधानसभा में जन्मे हुए किसी आदमी को दी गई। झुंझुनू में हमेशा बाहरी आदमी आता रहा और लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही। 2 चुनाव पार्टी ने जीते। एक बार सुमित्रा सिंह जी चुनाव जीते, एक बार उपचुनाव हमारे मूल सिंह जी ने चुनाव जीता। तो बाहरी आदमियों से झुंझुनू विधानसभा का प्रत्येक आदमी उससे परेशान था कि कोई स्थानीय आदमी आना चाहिए जिसको यहाँ की लोकल समस्याएं, यहाँ के जो धरातल की जो बातें हैं उनका ज्ञान हो और उनकी समस्याओं के लिए लड़ सके, उनकी आवाज़ उठा सके। इसलिए मैं झुंझुनू विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और जो ज़मीनी बात जानता है, लोग जनता उसको चाहती है। मैंने पिछले 2018 के चुनाव से पहले पार्टी के जितने कार्यक्रम थे, भले ही कमल संदेश यात्रा हो, सैनिकों का सम्मान का कार्यक्रम हो, वार विडो का जो कार्यक्रम हुआ, कभी भी कोई भी पार्टी ने जो कोई काम दिया उसमें सब में संयोजक में था। सारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे तरीके से हमने संपन्न करवाए और जब टिकटों का समय आया उस समय बाहरी आदमी को टिकट देने से जो मेरे समर्थक थे, जो झुंझुनू विधानसभा के जो पूरा हमारा जो एक संगठन था, उस संगठन ने मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि ये चुनाव हमें लड़ना पड़ेगा और इस बात का संदेश देना पड़ेगा कि झुंझुनू की जनता क्या चाहती है। तब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ा। अच्छा, इस बार आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं? जी। चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपकी हमेशा जो राजस्थान में एक होता है कि हर बार सरकार हर दल की रिपीट होती है। पिछली बार कांग्रेस थी, तो इस बार पक्का सा है कि भाई बीजेपी आएगी। तो ऐसे माहौल के अंदर जब सबको पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, तो जाहिर है जो टिकट की लाइन होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। जी। तो उसमें आप कहाँ तक मजबूत हैं? ये तो पूरी तरीके से पार्टी का लुकआउट है कि उनके देखने का नज़रिया क्या है। आजकल पार्टी में जैसे गुजरात के चुनाव देखे, हिमाचल के चुनाव देखे, अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे, पार्टी का मानना ये है कि जो धरातल की सही बात है, सारे के सारे सर्वे करवाने के बाद अब ये स्थिति नहीं रही कि कोई सिफारिश से कोई गलत आदमी को कोई टिकटों का वितरण अब नहीं हो सकता। बाकी ये पार्टी की खुद की उनके देखने का नज़रिया है और मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टी अपने नज़रिए से, जैसे मैंने जो पीछे का प्रदर्शन करके दिखाया और लगातार, चाहे भले ही पंचायत चुनाव हो या मतलब एमपी के आपने चुनाव हो। मतलब आपने जो पीछे प्रदर्शन किया है जितने भी कामों में पार्टी के लिए, तो आपको उम्मीद है कि उस प्रदर्शन के बूते पे आपको टिकट मिलेगी? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आज तक झुंझुनू कांग्रेस का गढ़ रहा है। मान लीजिए आपको टिकट मिलती है, पार्टी टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, तो आप इस गढ़ को, यानी कांग्रेस का जो गढ़ है, इसको कैसे भेदेंगे? जो
देश आज़ाद होने के बाद में झुंझुनू की जनता को यहाँ कांग्रेस के हमेशा ही ओला परिवार मालिक रहा। उन्होंने जिसको भी टिकट दिलानी चाहिए उसको टिकट दिलवाई। अपने बेटे को, पुत्र वधू को जिला प्रमुख बनाया, बेटे को जिला प्रमुख बनाया। एमएलए का टिकट 2 बार चुनाव हारने के बावजूद तीसरी बार किसी की डमी फार्म भरवा के और अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलवाई। तो कभी नहर के मुद्दे पे लोगों को ये कहा गया कि अब की बार चुनाव जीतने के बाद नहर लेके आएंगे। नहर के मुद्दे पे, या ये सैनिकों का ज़िला था, सबसे ज़्यादा शहादत में झुंझुनू आगे रहता था। यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल की बात, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, सबसे पहले इस बात की आवश्यकता थी कि यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जो यहाँ के मूल जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पे हमेशा ये मैनिफेस्टो में और अपने चुनाव घोषणा पत्र में या जब भी चुनाव आते तो लोगों को लोक लुभावनी बातें ये करते थे। कभी भी उसके लिए न संसद में कोई आवाज़ झुंझुनू की उठाई गई। पिछले 14 साल से ज़्यादा उनके पुत्र को हो गए, यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विधानसभा में एक भी दिन उन्होंने इस तरह की कोई आवाज़ झुंझुनू की उठाई नहीं। तो झुंझुनू की जनता इस बात से परेशान है। और मैं निर्दलीय होके भी जिन जिन पंचायतों में मुझे बहुमत मिला, कांग्रेस से आगे में रहा जिन जिन पंचायतों में, वो पंचायतें परिसीमन के बाद इन्होंने अपने मन मर्जी से परिसीमन करवाया और वो पंचायतें हमेशा इनको बहुतायत में वोट देती रही हैं। लेकिन अब की बार जब 2018 का चुनाव था तो उन पंचायतों में मैं केहरपुरा कला, बड़ुंदा खुर्द, कासिमपुरा, आबूसर और किशोरपुरा, इनमें मैं कांग्रेस से आगे रहा। मतलब आप कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रहे। और इसी का परिणाम की विपरीत परिस्थितियों में मुझे 30,000 लोगों ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। और अगर टिकट होती तो ये जनता मानती है इस बात को कि अगर इनके पास टिकट होती तो ये किला पिछली बार 2018 में ही बेच दिया जाता। अच्छा चौधरी साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि शेखावाटी की राजनीति के अंदर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और उनका यहाँ पर काफ़ी इंटरफेयर भी रहता है। तो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से आपका तालमेल कैसा है? मैं तो ये मानता हूँ कि शेखावाटी में अगर राजनीतिक समझ कोई रखता है, कोई राजनेता, तो उनमें सबसे ऊपर नाम राठौड़ साहब का है। आज 7 बार लगातार वो विधायक रहे। कोई तुक्का लगने का काम नहीं है कि एक बार चुनाव जीत गए, एक बार हार गए। बहुत से नेता अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहते हैं, लेकिन एक चुनाव हार जाते हैं, एक जीत जाते हैं। लगातार 7 बार उनका चुनाव जीतना, पार्टी के प्रति समर्पित भाव से। सबसे पीछे की पंक्ति में भी अगर कोई कार्यकर्ता खड़ा है तो मैं इस बात को मानता हूं कि ये बात राठौड़ साहब से छुपी हुई नहीं है कि इस कार्यकर्ता में कितना दम है। फोटो खिंचाने वाले और जबरदस्ती का दिखावा कराने वाले, इस तरह के आदमी को भी वो पहचानते हैं और वो ये भी पहचानते हैं कि ओरिजिनलिटी में पार्टी के प्रति समर्पित या अच्छा कार्यकर्ता या मजबूत आदमी कौन है। इस बात की समझ अगर कोई रखता है तो शेखावाटी में एक ही आदमी का नाम आता है। और अपने कार्यकर्ताओं को मैंने देखा है कि चूरू जिले का कोई भी आदमी अगर उनके पास जाता है तो निराश होकर नहीं लौटता। अगर राजनीति में किसी को अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसको आदर्श राठौड़ साहब को बनाना चाहिए। मैं बहुत सी चीज़ें उनसे सीखा हूँ। उनके किताब पढ़ने का, रोज़ाना का जो
मैंने देखा जब भी कहीं बाहर भी जाते हैं तो किताबें गाड़ी में पहले रखवाते हैं। जब विधानसभा में कभी भी विधानसभा का दिन होता है उससे पहले दिन कोई कार्यक्रम नहीं लेते, और सुबह 6 बजे से मैं देखता हूँ आर्टिकल इतना ये इसमें ये जो तैयारी वो प्रॉपर करके जाते हैं, और जो मुद्दे वो राजस्थान के उठाते हैं तो निश्चित रूप से वो राजस्थान की राजनीति के भीषम पितामह हैं। आपके जो यहाँ के जो झुंझुनू के जो विधायक हैं वो तो परिवहन मंत्री भी हैं, तो सड़कों का क्या हाल है झुंझुनू जिले में? झुंझुनू जिले की सड़कों के बारे में पिछले दिनों हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन जी राठौड़ जब झुंझुनू आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं पढ़ रहा था अभी एक भास्कर के न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ पे छपा था कि परिवहन मंत्री ने जो रोड उखड़ चुकी बहुत समय पहले, जो धरातल पे सड़क नहीं है लेकिन एक बंद कमरे में उसका उद्घाटन कर दिया गया। अब भी कुछ दिनों पहले भी हमने जिला कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जो सड़कें बनी उस सड़क का उद्घाटन यहाँ के मंत्री जी करने आते हैं, रातों रात वहाँ बोर्ड लगता है जिसको सड़क को बने हुए 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए, यातायात पूर्णतः वो चालू सड़क थी। 2 साल के बाद अब जब चुनावी वर्ष आ गया तो वो सांसद की मौजूदगी जरूरी होती है। अपने बेटे को अपने स्वयं का नाम लिखवा कर अपने परिवार को उसमें शामिल करते हुए उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। तो जिस तरह से ये नहर की बात कर रहे थे उसी तरीके से ये झुंझुनू की जनता को ये समझते हैं कि इनको किसी बात का पता नहीं। आजकल जनता अवेयर है। मंत्री जी ने कभी भी आके कोई लंपी में सुध नहीं ली, न कोई हमारे कोरोना काल में ये गेट पे ताले लगा के अंदर बैठ गए, कभी भी जनता के बीच नहीं गए। तो इन सब बातों से जनता परेशान है, इनकी कार्यशैली से परेशान है। ये किसी के भी दुख दर्द में आज तक शामिल नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात, शर्म की बात ये है कि हमारे यहाँ के परिवहन मंत्री पिछले 4 से ज़्यादा वर्ष हो गए इस सरकार को, एक भी झुंझुनू के शहीद की अंत्येष्टि में ये आदमी नहीं गया। बबलू जी, आपकी टक्कर जो है मंत्री जी के साथ है, जो परिवहन मंत्री उनके साथ है, आपको टिकट मिली तो मुकाबला भी उनके साथ होगा, और पहले भी आपने उनके खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ा है। तो बीच के अंदर क्या आपने उनको पंचायत जैसे जो निकाय चुनाव होते हैं उनमें भी उनको चुनौती दी है? निकाय चुनाव में मंत्री जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में उनके जो झुंझुनू विधानसभा में 2 पंचायत समितियां हैं। चिड़ावा पंचायत समिति में मेरा गांव पड़ता है, मेरी पत्नी निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य बनी, कांग्रेस ने अपना फार्म विड्रॉ कर लिया। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता कि उनकी पार्टी ने वोट भले ही 2 ही आ जाएं किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के, लेकिन फार्म विड्रॉ करना उनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। अपने बेटे की पहली लॉन्चिंग इन पंचायत चुनाव में उन्होंने की। अमित ओड़ा को लेके आए, जनता के ऊपर थोपने का काम उन्होंने किया, उसको प्रधान बनाने की पूरा प्रयास उन्होंने किया। लेकिन जब मैंने मेरी पत्नी को प्रधान का फार्म भरवा दिया और मैंने ये कह दिया कि आप ये जो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं इसको अब आगे नहीं चलने दिया जाएगा, तो वो बीच में छोड़ के अपने मैदान छोड़ के वो भग गई। चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमने आपके पिताजी का नाम भी बहुत सुना है, तो अपने पिताजी के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पिताजी ने कुछ समय, पहले तो पिताजी का नाम बताइए। मेरे पिताजी स्वर्गीय नंदलाल झाझड़िया कुछ समय फौज में सेवाएं दी। मेरे दादाजी भी आज़ाद हिंद फौज में थे।
अंतिम समय में उनके पैर में गोली लगी थी, वो घायल अवस्था में घर आ गए थे, उनका देहांत हुआ। कुछ समय मेरे पिताजी ने फौज की सेवाएं देने के बाद में वो राजनीति में रुचि रखते थे, राजनीति में आए। जब लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हुई, इमरजेंसी लगी, तो मेरे पिताजी 17 महीने इमरजेंसी में उनको जेल में डाल दिया गया था। 77 में जब वो जेल से छूटे, भैरू सिंह जी ने ये कहा था कि आप एमपी का चुनाव लड़े, और इमरजेंसी में जो आदमी अंदर थे, मीसाबंदी थे, उनको पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने ये कहते हुए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ये नहीं है, तो फिर मेरी ग्राम पंचायत ने सबने मिलकर 77 में उनको गांव का सरपंच बनाया। झुंझुनू जिले के सरपंच फोरम के अध्यक्ष रहे। लेबी का जब टैक्स लगाया किसानों के ऊपर, तो लेबी के टैक्स को खत्म कराने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो मेरे पिताजी के नेतृत्व में उस लेबी के टैक्स को खत्म करवाया। तो आप झुंझुनू के युवा नेता बबलू जी चौधरी थे। आपके परिवार ने आज़ाद हिंद फौज के अंदर लड़ाई लड़ी है, उसके बाद आपके पिताजी ने भी देश सेवा के लिए फौज के अंदर सेवाएं दी है, और जनहित के कामों में शुरू से ही आपका परिवार जुड़ा रहा है।